हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वेरल्स। भारतीय गिलहरी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपने सही वाली चुननी है। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बोरोज इन द ग्राउंड। जमीन में ऐसे गड्ढा सा खोदकर उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। तो आप पाओगे कि नहीं, आप अगर आसपास देखो तो ये क्या करते हैं, किस पे अपना घोंसला बनाते हैं? पेड़ों पर, जमीन के अंदर नहीं बनाते। ये गलत हो गया। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। ठीक, तो अपना फूड मटेरियल जमीन में स्टोर करते हैं, ये बात सही है। दे आर ऑमनीवोरस, मतलब ये मांस भी खा लेते हैं और शाकाहारी तो है ही हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दो स्टेटमेंट सही होगी। आंसर हो गया आपका 2 बी। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बात है, सम की बात की गई है, तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर में भी वो जीवित रह लेते हैं, सही बात है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे में भी वो जीवित रह लेते हैं, सही बात है जी, जनरल स्टेटमेंट है। Some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3। ठीक है जी। देखो 7 जो pH होता है वो होता है न्यूट्रल, उसके नीचे वाले होते हैं एसिडिक, ऊपर वाले होते हैं बेसिक। तो 3 से भी जो नीचे हो वो होता है हाईली एसिडिक। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भी ग्रो कर जाते हैं, ये भी बात सही है। सम सम सम, तो ये बात सही है। कितनी स्टेटमेंट है सही? ऑल 3 सही है, सी आंसर। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विद ए स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन ए ट्री और ए लॉग ऑफ वुड। जैसे मान लो एक डंडा वो क्या करते हैं, ट्री के अंदर डाल दिया जहां पर चींटियां हैं, जहां कोई लकड़ी का कोई है, लकड़ी का गड्ढा है, लॉग लकड़ी का लॉग है, उसके अंदर जहां पर दीमक लगे हैं, चींटियां लगी हैं, उसके अंदर डंडा डाल दिया। ठीक, तो चींटियां डंडे के साथ जुड़ गई, उसने डंडा निकाला और उस जानवर ने चींटियों को खा लिया। ठीक है जी। अब ये ऐसा कौन करता है? तो ऑप्शन पढ़ने से पहले एक्चुअली ना ऐसी एक आध वीडियो वायरल हुई थी पहले भी, देखो कितनी समझदारी है। मॉन्की टाइप था कोई जानवर, तो वो ऐसे डंडा अंदर डालता था, डंडे के साथ छिपकली चिपक जाती और चींटियां चिपक जाती थी, इंसेक्ट्स वगैरह चिपक जाते थे, फिर डंडे को वो ऐसे खा लेता था। तो ये देखिए आपके पास मॉन्की तो ऑप्शन नहीं है, तो ओरेंगुटन है ऑप्शन। ओरेंगुटन लंगूर की वैरायटी है, बंदर की वैरायटी है। ओरेंगुटन इंसान के काफी करीबी माने जाते हैं, तो इतना दिमाग वगैरह तो ओरेंगुटन टाइप है ना, एप टाइप, ऐसे मॉन्की टाइप जानवरों में ही होता है। तो आंसर है जी बी। ठीक, तो आगे चलते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग। देखिए जी, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड। तो जब हम ओजोन डिप्लीशन पढ़ते हैं तो ये बात आती है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, वो बहुत हानि पहुंचा रहे हैं हमारे ओजोन को। तो ये किस किस में पाए जाते हैं? तो जब हम पढ़ते हैं तो आज हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, बिल्डिंग इंसुलेशन में, ठीक, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम में, एरोसोल में, इन सब में क्या पाया जाता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो आप पाओगे कि एरोसोल है, फोम एजेंट है, फायर रिटार्डेंट्स है। ठीक है जी। तो लुब्रिकेंट इस ऑप्शन में नहीं है। तो अमूमन क्या है कि कुछ बड़े कोचिंग वालों ने भी इसका आंसर लिखा है चारों के चारों सही है। ठीक है जी, चारों के चारों सही लिख दिया। पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो लुब्रिकेंट है ना, तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे तेल वगैरह होते हैं, वो चीज होती है। तो देखो फायर रिटार्डेंट्स, फोम एजेंट्स, एरोसोल्स, तो अगर आपने बार बार कभी भी ओजोन का टॉपिक आया तो ये चीजें पढ़ी हैं, तो आप पाओगे एरोसोल्स, ये सब चीजें क्या है, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के सोर्सेस हैं। ठीक, पर इसमें लुब्रिकेंट नहीं है, लुब्रिकेंट नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर होना चाहिए ओनली 3 सी आंसर होना चाहिए। देखिए हम जहां पर अपना अंदाजा लगा रहे हैं,
ठीक, अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है हम कहीं गलत भी हो, तो हो सकता है जहां पर भी कुछ और आंसर हो, पर हम अपना बेस्ट बता रहे हैं आपको, जैसे मैंने कोशिश की है। तो इसका आंसर ओरेंगुटन है। ठीक, अच्छा जी, तो लुब्रिकेंट नहीं है, तो आंसर आएगा ओनली 3। बाकी हो सकता है कि चारों के चारों हो, पर आंसर 3 सही है। आगे चलते हैं जी। स्टेटमेंट देखो जी, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट distributed to their investors is exempted from tax but the dividend is taxable। ये देखिए, यूपीएससी की तैयारी पर मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बाकी भी टीचर कहते हैं कि जैसे ये कंसेप्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये बार बार न्यूज में है, पिछले कुछ सालों से है। आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना है, इसके ऊपर वीडियो देख लेनी है, ये सिस्टम क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है, इसके क्या बेनिफिट है, तो आप पाओगे। तो जो टैक्स एग्जेम्पशन है ना, तो वो है ना जिस इन्वेस्टर को भी है ना, और डिविडेंड को भी क्या है, टैक्स एग्जेम्पशन है। तो मीन ये जो बात है डिविडेंड इज टैक्सेबल, ये बात गलत है। डिविडेंड भी टैक्स एग्जेम्पशन है। तो अगर आपने कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाओगे, इसलिए ये वाला पॉइंट हो गया गलत। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट इनकम के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता और डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है जी, आगे है जी, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोअर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये एक स्टेटमेंट है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देखोगे कि हाँ भी ये वाली स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर है डी। आगे है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो जी, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट, अगर आपने इकोनॉमी का करंट अफेयर्स पढ़ रहा है तो आप देखोगे कि कैसे पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इकोनॉमी किधर को जा रही है। तो बेसिक सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो आप पाओगे हाँ भी इन्फ्लेशन हो रही थी। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन होने के कारण क्या हुआ, मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए ताकि उस हिसाब से सिस्टम से मनी वो सक कर ले। ठीक है, देखो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ले आए ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो जनता को फायदा होगा कि वो बैंक में पैसा जमा करके रखें। ठीक, और लोन लेने वाले को लोन ज्यादा महंगे पड़ेंगे। तो इस प्रकार ये एक बात थी, अगर पढ़ा है आपने करंट अफेयर समझकर तो आप कहोगे हाँ भी बात सही है। दूसरी स्टेटमेंट है, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी मींस। हाँ भी सेंट्रल बैंक ये अज्यूम करके चलती है कि जो ज्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं है ना, उसको वो कम कर सकते हैं। कैसे, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही टूल है ना कि वो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। तो ये क्या है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। तो आपकी उन्होंने इकोनॉमी की नॉलेज भी चेक कर ली, थोड़ा करंट अफेयर्स भी चेक कर लिया, और कैसे आप चीजों को कोरिलेट कर सकते हो वो भी चेक कर लिया। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाइक करने से क्या होगा, कम करने से क्या होगा, तो ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी क्या है, आपका जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से ही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं जी, स्टेटमेंट है जी, आपको दो स्टेटमेंट दी गई है। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कार्बन मार्केट का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है जी, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है हाँ भी ये चीजें हैं, ताकि आप क्या करो, पेड़ पौधे लगाकर जितना कार्बन आपने कम किया है तो उतना आप क्रेडिट को, सर्टिफिकेट को बेच सकते हो। ठीक, तो ये कुछ मार्केट है, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो बात है कि हाँ भी आने वाले समय में इस टूल से हम क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकते हैं। तो ये बात तो सही है। दूसरा है, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। तो अगर आप थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो पाओगे कि जब भी मार्केट सिस्टम आता है ना, तो प्राइवेट सेक्टर से स्टेट की तरफ नहीं बात बनती, प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा होता है, रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर को जाते हैं। ठीक,
तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो क्या है जी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, सी आंसर हो गया। ठीक है जी, आगे है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है आपने, तो वहां पढ़ोगे कि आरबीआई सिस्टम में पैसे का लेन देन कैसे करता है, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है स्टेरिलाइजेशन। अगर मान लो सिस्टम में पैसा अधिक आ गया तो वो क्या करता है, अपने बॉन्ड वगैरह ओपन मार्केट में ले आता है, ताकि उसको, जैसे स्टेरिलाइजेशन किसी जख्म को स्टेरिलाइज करते हैं, कीटाणु मार देते हैं, उसी प्रकार का एक चीज है कि अधिक चीज को हमने कम कर दिया, जहां सिस्टम को फिर हमने ठीक करना है। तो जिसने भी ये कंसेप्ट पढ़ा है तो वो पाएगा कि ये कैसे ऑपरेट करता है, आरबीआई इसको लेकर आती है थ्रू, उसका मेन टूल क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो ये बेसिक इकोनॉमी ही है, इसका आंसर हो गया ए। तो ये भी कोई अनहोनी वाला क्वेश्चन नहीं था, बेसिक जिसने तैयारी की है वो कर लेगा। आगे चलते हैं जी, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। अब देखो मार्केट दे दी 4। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कौन इंक्लूड होता है, देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट होती है जब आपने बॉन्ड पेपर साइन किए हैं, तो ये लंबे समय के लिए होती है। ठीक, कैपिटल मार्केट का मतलब भी क्या है, लंबे समय की मार्केट। तो एक आप पढ़ोगे मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट होती है साल तक के लिए और कैपिटल मार्केट होती है उससे अधिक समय के लिए। बेसिक कंसेप्ट ही है, किसी भी इकोनॉमिक बुक में, संजीव वर्मा या कोई और बेसिक इकोनॉमिक बुक में ये कंसेप्ट दिए गए हैं। अब आपने दिमाग लगाना है। कॉल मनी मार्केट, तो जब मैंने भी कभी पढ़ाया है तो मैंने इसका यही मतलब बताया था, कॉल भी हम एकदम कॉल कर देते हैं, हाँ जी हमको मनी चाहिए, भी हमको फटाफट पैसे दो। ठीक, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए फटाफट, तो ये क्या है, कैपिटल में नहीं आएगा। ट्रेजरी बिल मार्केट, तो टी बिल मार्केट आप पढ़ोगे तो ये भी 365 दिन से कम होते हैं, तो ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म, ये भी कैपिटल मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट भी क्या है, लॉन्ग टर्म होते हैं। तो आंसर आएगा जी पहला और चौथा, मीन ओनली 2। ठीक है जी, आगे है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। भी है फार्मर स्मॉल पर उनका फील्ड क्या है, लार्ज। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर है जी, मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ठीक है ना, वो अपनी जो क्या है जमीनों को मिला लेते हैं, अपने जो भी इनपुट है उनको आपस में हार्मोनाइज कर देते हैं। ठीक, ताकि छोटे छोटे फार्मर्स रहकर खेती करें तो फायदा नहीं होगा, तो वो क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को हार्मोनाइज और सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। तो ये क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं पर उनका फील्ड क्या हो गया, लार्ज। ठीक है, तो ये वाला एक कंसेप्ट था, आंसर क्या हो गया, बी। आगे देखो जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स, नीगर सीड्स। ये कुछ सीड्स हैं, पर इसको समझ लें। ये देखो नीजर सीड्स ऐसे ना सूरजमुखी के टाइप का फूल होता है ये, तो इसके बीज भी ऐसे जो सूरजमुखी के बीज होते हैं उसी प्रकार के होते हैं, सीड्स होते हैं। इसको राम तिल भी कहते हैं, काला तिल भी कहते हैं। ओके, अब क्या है, ये अनाजों के ऊपर, क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसकी भी खेती को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ किया होगा, है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम ऑयल सीड की खेती को बढ़ाएंगे, तो जब ऐसा कुछ टॉपिक आया होगा तो ये इसकी बात भी होगी। अच्छा जी, क्या है जी, देखो गवर्नमेंट इसको एमएसपी प्रोवाइड करती है, इस सीड्स को करती है, नहीं करती हमको नहीं पता। नेचर इज कल्टीवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप। अब अगर आपको पता होगा तो जो सूरजमुखी की खेती है तो वो जनरली जैसे सर्दियों में नहीं होती, वो गर्मियों की खेती है। तो गर्मियों में मतलब खरीफ, रबी होता है सर्दियों वाली खेती, खरीफ होगी गर्मियों वाली। ठीक, तो वही जून जुलाई वाली। अच्छा जी, ये सही है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल है, हमने इतना डीप नहीं जाना, थोड़ा दिमाग लगाया आपने, हाँ भी सूरजमुखी टाइप का फूल है तो ये खरीफ क्रॉप है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नीजर सीड फॉर, है ना, नीजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। सम ट्राइबल्स, है ना, सम क्या है, ट्राइबल्स, आदिवासी लोग इसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये आम कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आप कह दो कि हाँ भी करते होंगे भाई, वैसे करते हैं,
फैक्ट भी है, ठीक है जी। तो ये क्या है, सीड को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो आप पाओगे कि इसके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इसको एग्जाम में आपने स्टार लगा के रखना है, एकदम नहीं अटेम्प्ट करना, क्योंकि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो एक आधा पॉइंट आगे पीछे हुआ तो आप आउट हो। होता क्या है ना कि हम जब अधिक दिमाग लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो तीनों को तीनों क्लिक कर देते हैं, उनके तुक्के चल जाते हैं। पर जो अधिक पढ़े लिखे, जो आप तैयारी करके जाओगे, तब आप कंफ्यूज होने के चांस आपके अधिक होंगे, ठीक। तो अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। रिस्क तब लेना जब आपको लगे कि हमने बहुत ही कम क्वेश्चन किए हैं। अच्छा जी, तो पर ये क्या है, सीड्स के ऊपर है, और सीड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जब हम अपने, जैसे हुआ क्या ना, जैसे इंडोनेशिया मलेशिया साइड से हमारा आयात पाम सीड का कम हो गया, फिर गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है कि खुद हम सीड्स को प्रमोट करेंगे अपने यहाँ पर। तो नॉर्थ ईस्ट में भी हमने पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो जब ऐसे टॉपिक आएंगे तो उससे रिलेटेड अगर आपने तैयारी की है तो आप कर लोगे। इसलिए तैयारी आपकी थोड़ी ओपन सी होनी चाहिए। देखो जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि रोमन सैनिक होते थे, है ना, वो क्या करते थे, ऐसे ही मान लो मेट्रो में गए, कहीं और गए, तो 15-15 मिनट भी अपने मोबाइल पर ऐसे ही कुछ टॉपिक देखा, उससे संबंधित कुछ और देखा, उससे संबंधित कुछ और देखा। पर आम स्टूडेंट क्या करता है, एक बुक ले लेता है, उसको मैंने पूरा A to Z पढ़ना है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन, मतलब कि अगर आप बुक ही पढ़ते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। कोशिश करो अपनी नॉलेज को थोड़ा हम वास्ट करें, मीन उससे जो इंपॉर्टेंट है उससे संबंधित और चीजें भी देखें, कम से कम इनको जरूर करें। वास्ट नॉलेज का मतलब ये नहीं है जो जहान की चीजें हैं सबको पढ़ते रहें, पर जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, उससे संबंधित कुछ और, उससे संबंधित कुछ और, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आगे जी। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स। इन एसेट्स की इन्वेस्टमेंट देखो। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सी इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब देखो, टेंजिबल होते हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो। इनटेंजिबल होते हैं जैसे हमारे विचार, हम अपने विचारों को देख थोड़ी सकते हैं, उसको टच थोड़ी कर सकते हैं। मेरी सोच क्या है, तो वो क्या है, इनटेंजिबल। अब बात आती है कि इनमें से कौन से एसेट्स इनटेंजिबल है। ब्रांड रिकॉग्निशन, हम कह देते हैं कि हाँ भाई ब्रांड बना लिया, ठीक है ना। एक फलान टीचर है, उनका नाम बहुत है, वो एक अपने आप में ब्रांड है। तो जब उनका नाम आएगा तो लोगों को विश्वास होगा, यार भी इसका ब्रांड है, इसका नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में इनटेंजिबल, ठीक है जी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होता है जी सामान वगैरह, सामान वगैरह। तो सामान को तो आप टच कर सकते हो, तो ये क्या है, टेंजिबल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है आपका, ये कुछ प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल आपकी नॉलेज के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टी है, आप टच नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी है, देख नहीं सकते, तो ये भी क्या है, इंटेंजिबल। दो तो जी हो गया। अब बात आती है तीसरे की, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। जो आपके क्लाइंट है उनकी एक लिस्ट है, ऐसे लिस्ट है, ठीक है जी। अब एक हिसाब से आप देखा जाए तो आप लिस्ट को डिलीट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। पर इन लिस्ट वगैरह को ऐसा तो नहीं है ना कि आप, ये भी ना एक क्या है, अपने आप में इनटेंजिबल है। कुछ मैंने मतलब कि सोर्सेस पे देखा तो जहां पर इनटेंजिबल में आ रहा है ये, क्योंकि लिस्ट तो एक लिस्ट है, लिस्ट आपके माइंड में भी है, ठीक, और लिस्ट कहीं कंप्यूटर पर भी है, ठीक। तो वो लिस्ट को आप देखो, जहां पर टेक्निकल हो सकता है यूपीएससी सिर्फ इन दो को उठाए, ओनली टू इनटेंजिबल है, ठीक। पर अगर मैं दूसरे बड़ी कोचिंगों से या और मैं नेट से थोड़ा मैंने देखने की कोशिश की, तो उन्होंने मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट को किस में लिखा है, इनटेंजिबल में। तो उन्होंने आंसर ओनली 3 लिखा है, उन्होंने मेलिंग लिस्ट को भी इनटेंजिबल में लिखा है। तो हो सकता है कि इसका आंसर ये हो कि कोई लिस्ट है, कोई लिस्ट को, अब लिस्ट को आप टच नहीं कर सकते ना, आपके माइंड में है कुछ, तो उस हिसाब से इन्होंने इसको इंटेंजिबल में रखा है। तो इसको मैं थोड़ा रखूंगा मार्जिन पर, इसके आंसर ओनली 2 भी हो सकता है, ओनली 3 भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो, ये आपको 5 स्टेटमेंट दी है, बात बढ़िया। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया है, एरिया भी क्राइटेरिया है, इनकम डिस्टेंस भी एक क्राइटेरिया है,
हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन का। अब जरा समझो, ये है आपका सेंटर, ठीक है, ये है आपकी स्टेट। सेंटर से स्टेट को कितना आएगा टैक्स का पैसा, उसे कहते हैं वर्टिकल टैक्स डेवोल्यूशन। अब डिफरेंट स्टेट को कितना जाएगा उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन। अब बात आती है कि डिफरेंट स्टेट को कितना जाएगा, इसका क्या आधार होगा। तो आप पढ़ोगे, सिंपल सी बात है, आप पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस, जो करंट अफेयर्स में चीजें बार बार आ रही हैं। तो अगर आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि हर बार रट्टा ही लगाना है। इन टॉपिक को पढ़ा, अपने दोस्तों से डिस्कस किया, देखो जी इनकम वाले को 45% वेटेज दी हुई है, ठीक, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कम वेटेज दी हुई है। तो ये एक टॉपिक था कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कम वेटेज दी है, इसका मतलब जिस जिस स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन कम की है आपने उनको बढ़ावा नहीं दिया, ठीक। तो ऐसे ऐसे टॉपिक पर अगर आपने आपस में डिस्कशन किया है कि देखो भी 15 फाइनेंस कमीशन में ये वाली चीज सही नहीं लगी, ये वाली ठीक ठाक है, तो इसके ऊपर जब आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे या कहीं वीडियोस या कहीं डिस्कशन करोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। इसको बार बार पढ़ा आपने। अच्छा, एक और बात है, इनकी ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जरूर आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है, कभी कभी वो भी पूछा जा सकता है। तो पॉइंट ये है कि इस टॉपिक से इंडायरेक्टली क्वेश्चन आने की संभावना है, जो इंपॉर्टेंट है। ये भी कोई अनहोनी नहीं है, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है ये कोई। अब देखो इनकम भी है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी है, पॉपुलेशन भी है, एरिया भी है, फॉरेस्ट इकोलॉजी भी है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट भी है, ठीक है जी। अब देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, टैक्स फिस्कल एफर्ट है, गवर्नेंस रिफॉर्म और स्टेबल गवर्नमेंट ये वाले नहीं है, ये वाले नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 1 2 3, 3 सही है, बी आंसर हो गया। पर अगर आपको नहीं भी पता, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है, तो आप देखोगे गवर्नेंस रिफॉर्म्स और स्टेबल गवर्नमेंट, इनके कुछ अधिक पैरामीटर नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि वहां की गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल रहती है, बिहार की, यूपी की कम रहती है, ऐसे अलग अलग स्टेट का कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये वाले आपने अगर रट्टा नहीं भी मारा, ये चीजें पढ़ी हैं, थोड़ा डिस्कशन किया है, तो आप वैसे ही थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से कर लोगे यार गवर्नेंस रिफॉर्म वाला नहीं था, हाँ ये नहीं पढ़ा, स्टेबल गवर्नमेंट वाला भी नहीं पढ़ा था यार, है ना। और इनको हम मेजर कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में समस्या। तो आप कह सकते हो कि यार ये 2 नहीं है, तो ओनली 3। अच्छा जी, आगे है 30 कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात हुई है। ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। UNOPS यूनाइटेड नेशन की कोई एक संस्था है, उसने एक क्या है इनिशिएटिव लिया है S3I, मतलब सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन, इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में करनी है, इनोवेशन में करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करनी है किसके ऊपर, सस्टेनेबल भी हो जो इन्वेस्टमेंट, किसके ऊपर करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी करनी है, इनोवेशन के ऊपर भी करनी है, उसमें है ना किस चीज पर फोकस किया गया है। अब ये क्या है कि कुछ UN की बॉडी है, इंडिया की बॉडी भी नहीं है, तो उसका एक इनिशिएटिव है, ठीक है मान लिया। अब उसके कौन से 3 फोकस एरिया है, तो जब आप पढ़ोगे तो उसमें 3 फोकस एरिया बताए गए हैं, हाउसिंग में, हेल्थ में और रिन्यूएबल एनर्जी में। तो उसमें ट्रांसपोर्ट वाला नहीं बताया गया, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा ओनली 3। पर आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, आप ये वाला टॉपिक हो सकता है आपने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा भी है तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट 3 वाले ऑप्शन में हाँ भी उन्होंने किन 3 के ऊपर फोकस करना है आपने रट्टे लगाए हो, आपको बहुत अधिक याद हो। तो उस हालात में आपने अपना दिमाग लगाया, तो अपने दिमाग में आपने कहा कि हाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, हाउसिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्ट भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, आप इसको थोड़ा सोचने लग जाओगे, रिन्यूएबल एनर्जी ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, तो आप या तो वैसे ओनली 3 कर दोगे, चलो फिर भी ठीक हो गया। जहां आप ऑल 3 कर दोगे तो 4 आंसर लगा के आ जाओगे, तो जब 3 तुक्कों में जाओगे तो आपका आंसर होगा गलत। तो इसको क्या करना है, आपने कोशिश करो, अगर नहीं आता तो स्किप कर देना है, इसको स्किप कर देना है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। शुक्रिया जी, नमस्कार।